आज के हमारे कार्यक्रम की ओर बढ़ते हुए मैं हमारे प्रमुख अतिथि दिग्विजय सिंह चौहान जी का इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ ही उनका परिचय करता हूँ। दिग्विजय जी ने पदवी का शिक्षण इंदौर से किया है। 2009 में उन्होंने मास्टर्स इन सोशल वर्क की डिग्री ली और 2018 में उन्होंने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन पूरा किया। 2005 में कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने गायत्री शक्तिपीठ जोधपुर और 2007 में गायत्री परिवार हरिद्वार में काम किया है। 2010 से चीफ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के रूप में नर्मदालय, जिसका वीडियो हमने शुरू में ही देखा था, वह काम वो कर रहे हैं। यह काम करने के लिए उनका 10-12 साल का सफर बड़ा ही रोमांचक हुआ होगा। तो बिना वक्त गवाए मैं हमारे कार्यकर्ता अवधूत, जो ज्ञान सेतु के माध्यम से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जाकर आए हैं, मैं उन्हें विनंती करता हूं कि दिग्विजय जी से बातचीत शुरू करें। इस कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार स्वागत है। धन्यवाद। हम अभी आशुतोष ने आपका परिचय करा दिया है। अभी आपका हमारी बातचीत की शुरुआत आपके सफर से करते हैं। आपका नर्मदालय के साथ सफर कैसे शुरू हुआ था? आपको इस काम करने के लिए मतलब क्या प्रेरणा थी इस काम के पीछे, वो हमें बताइए। एक तो पारिवारिक जो संस्कार हर किसी को मिलते हैं, वो उस प्रकार के संस्कार मुझे भी मिले। गायत्री परिवार का एक काफी बड़ा बैकग्राउंड रहा है परिवार में। पिताजी उस परिवार से जुड़े हैं और उसके बाद में समाज के लिए, उसके साथ परिवार से जुड़ने के बाद में एक समाज के लिए क्या क्या करना चाहिए, हमें हमारी जवाबदारियां क्या बनती है, परिवार, समाज, देश। तो ये थोड़ी सी जानकारी बचपन से रही है और उसको कहीं ना कहीं वो बीज अंकुरण होते होते एक थोड़ा सा पौधा बना। तो निमाड़ अभ्युदय की जब शुरुआत थी, जब निमाड़ अभ्युदय था भी नहीं, मतलब भारती दीदी जब नासिक से आई थी और श्रीनगर मंडलेश्वर में रहती थी, तो उस समय दीदी का आना जाना मेरे घर के सामने से होता था। तो मेरे माँ, पिताजी और बड़े भाई साहब जो उनसे जान परिचय हुआ था, उसके बाद में फिर दीदी से कहते थे कि दीदी से मेरे पिताजी बोलते थे कि दीदी मेरा एक बेटा है, मेरे दो बेटे हैं, मतलब एक भूपेन भैया, एक मैं। तो एक घर के लिए, एक समाज के लिए मैंने शुरुआत से सोची है। तो आप यदि कहेंगे तो वो उसने अभी मास्टर ऑफ सोशल वर्क किया है, आपके साथ कुछ समय काम करना चाहता है वो। तो इस प्रकार से मेरा जुड़ाव हुआ और उसी बात को आगे में बढ़ाते हुए आज 12 साल मुझे कंप्लीट हुए हैं दीदी के साथ में। 2010 से आज तक काम कर रहा हूँ मैं। सही कहा दिग्विजय जी। एक समाज के प्रति हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम समाज के लिए भी कुछ काम करें। आपका सफर वाकई अच्छा है। हम आगे बढ़ते हैं। नर्मदालय की शुरुआत एक नर्मदा परिक्रमा के बाद हुई थी। भारती दीदी ने जब नर्मदा परिक्रमा की थी, नर्मदा परिक्रमा में एक शूलपानी नाम का जंगल आता है। इस जंगल से नर्मदालय में भी बहुत सारे बच्चे आते हैं। तो आपका उस जंगल के साथ और उन बच्चों के साथ क्या अनुभव रहा है, वो शेयर कीजिए। नर्मदा परिक्रमा एक हमारे पौराणिक कथाओं में और पौराणिक ग्रंथों में एक वैदिक काल से चला आ रहा है कि नर्मदा नदी विश्व में एकमात्र नदी है जिसकी परिक्रमा होती है और उसका धार्मिक शास्त्रोक्त कई सारे अनुभव लोगों के रहे हैं। उसी हिसाब से दीदी ने भी 2005 में परिक्रमा की, 2005-6 में, और उसी दौरान कुछ समय बिताया यहाँ पर निमाड़ क्षेत्र में। कुछ तबीयत खराब थी, तो उसके बाद में जब शुरुआत हुई कि हाँ मुझे बाकी जो अपना आगे का जीवन है वो नर्मदा किनारे बिताना है, तो उन्होंने निमाड़ क्षेत्र चुना काम के लिए। और फिर जब संस्था की स्थापना हुई 2010 में, उसको काम को आगे बढ़ाते नॉन फॉर्मल सेंटर हुए हमारे, और एक फॉर्मल सेंटर हुआ लेपा में, जहाँ लेपा पुनर्वास बैरागढ़ स्थित है। यहाँ पर हॉस्टल की सुविधा रखी गई बच्चों के लिए कि जो आसपास के गरीब परिवारों के बच्चे हैं। हमने कभी किसी जातिगत किसी चीज को देखा नहीं, कोई से भी समाज का हो, कोई से भी धर्म का हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी होगा, उन बच्चों को अपन ने अपने सेंटर पे रखा। तो ऐसे ही एक नर्मदा समग्र नाम की संस्था है जो नर्मदा किनारे स्वास्थ्य के लिए काम करती है।
तो उनके विभाग समन्वयक ने दीदी और मुझे पूछा कि दीदी उस क्षेत्र में पहाड़ी के बच्चे कुछ हैं जिनको कुछ थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना आता है या कभी कभी स्कूल वो पहुंचते हैं, तो ऐसे बच्चों को अपन रख सकते हैं क्या? तो दीदी ने कहा कि हाँ रख सकते हैं, कितने बच्चे हैं आपके? तो दीदी बोले 2 बच्चे हैं मेरे पास में। तो बोले ठीक है आप भेज दीजिए उन्हें। तो जब वो सज्जन और उनके माता पिता लेके आए तो एक 2 बच्चों की बात हुई थी, 9 बच्चे आए, मतलब 2 के ऊपर 7 बोनस थे हमको। और उन्हें आदिवासी भाषा के अलावा कोई सी भी भाषा आ नहीं रही थी। तो वो उनके पिता और वो जो सज्जन आए थे उनसे बातचीत चल रही थी। तो ये बच्चे अब क्या करते, मतलब फटे कपड़े थे, बाल सब बड़े बड़े, नाखून बड़े बड़े। तो ये बच्चे एक दूसरे के साथ बैठे और एक दूसरे के सर से जुएं निकालने लग गए थे, क्योंकि उनको हमारी बातचीत से कोई मतलब नहीं था, क्या हो रहा है, क्या कहाँ आए हैं, कुछ भी मतलब नहीं। उनके माता पिता ने जरूर बता के रखा था कि यहाँ एक आश्रम है, यहाँ तुमको रहना है, ये दीदी है, भैया है, कुछ कार्यकर्ता हैं। तो उस दौरान समझ में आया कि अरे एक जीवन का एक ऐसा हिस्सा भी है कि हम लोग आजादी के इतने आगे निकल चुके हैं, उसके बाद में भी हमारा एक वर्ग है, हमारे भाई बंधु जो है वो अभी इसी परिवेश में जी रहे हैं, तो हम लोगों को इनके लिए काम करना चाहिए। और दूसरा एक इनके साथ में जब अनुभव हुआ कि जब ये आए थे तो पूरे कपड़े पहने हुए थे, शर्ट और पैंट, तब समझ में नहीं आया, बिल्कुल स्वस्थ दिख रहे थे, अच्छे दिख रहे थे। तो जब इनकी कटिंग करवाई और सब ऐसा हुआ, और जब नहाने गए ये दूसरे तीसरे दिन, तो पूछा कि ब्रश, तो बोले ब्रश कुछ होता ही नहीं, मतलब काड़ी वो दातुन करते हैं। बोले अच्छी बात है दातुन करते हैं। जब नहाने के लिए निकले तो इनके हाथ पैर, गले से नीचे पैर तक पूरी खुजली की बीमारी थी इनको। तो हमारे शुरुआती दौर में लगभग 7 से 8 महीने पूरी इनकी बीमारी को ठीक करने, मतलब हम लोग, मैं और कुछ अपने कार्यकर्ता, हम लोग रोज इनके कपड़े निकाल के इनको पूरा साफ करते थे शाम को सोते समय, फिर इनको दवाई लगाते थे अपने हाथ से और फिर सुलाते थे अच्छे बिस्तर पे। इनके बिस्तर सुबह रोज दूसरे धोना, ये बहुत अच्छे अनुभव, इनका प्यार बहुत अच्छा रहा। और आज इनके समाज में जब जाते हैं, इनके समाज की एक विशेषता और भी है, नर्मदा परिक्रमा से जुड़ी हुई है कि शूलपाणी की झाड़ी, यानी वहां मामा लोग रहते हैं और वो परिक्रमा वासियों को लूटते हैं। ये दंत कथा है, मतलब मैंने जहां तक जाना कि ये सब दंत कथाएं। हम लोग शहरी लोग हैं, हमारा पहनावा अलग है, उन गरीब परिवारों का पहनावा अलग है। वो लुंगी लपेटते हैं और कुछ भी ऊपर शर्ट हुआ, बनियान हुई या कुछ भी हुआ ये डालते हैं। हमारे महिलाएं साड़ी पहनती हैं, वहां की महिलाएं साड़ी नहीं पहनती, पेटीकोट और ब्लाउज पहनती केवल, और चुनरी डालती हैं। तो उनको हमारी महिलाओं के कपड़े से कोई मतलब नहीं है। हमारे पुरुष जीन्स पहनते हैं या पैंट पहनते हैं, तो वो हमारे थोड़ा सा साइज और उनका साइज बिल्कुल अलग अलग है। तो ये लूटने की और ये प्रथाएं गलत रही है। उनका प्यार जो है वो बहुत अटूट है, और वो जब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो बहुत, मतलब निष्ठा भाव से जुड़ते हैं। उनके पीछे, उनकी भावना के पीछे कोई भी स्वार्थ नहीं होता है, जो हमने अभी पिछले 6-7 सालों में अनुभव किया है। कि पहले वो काफी दूर रहते थे, अरे शहर से लोग कोई आए हैं, एक दीदी है, गोरी सी है और ये बच्चों को पढ़ाती है, ऐसा, तो थोड़ा सा डर लगा रहता था। आज के दिन में एक ऐसा हुआ है कि यदि गांव में जा रहे हैं तो 2-4 दिन पहले हम खबर करते हैं कि हम लोग आ रहे हैं, अब ऐसे विषय पे काम करना है। तो पूरा गांव एक मेले जैसा उत्सव होता है उस गांव में, और होड़ लगी रहती है कि दीदी इस बार मेरी झोपड़ी में रुकने के लिए चलेंगे, भैया इस बार हमारे यहाँ रुकेंगे, इस बार हमारे यहाँ की भाकरी और रोटी खानी है, या ये सब्जी रोटी चटनी रोटी खानी है। एक बड़ा अच्छा अनुभव है वहां का। और इनके साथ में हम लोग बच्चों के साथ में, गांव के साथ में और परिवार के साथ में, तीनों के साथ में अलग अलग काम करते हैं। तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। मतलब खेती से लेके उनको व्यवसायिक प्रशिक्षण से लेके, या उनके संस्कार, उनकी रीति रिवाजों को कलेक्शन करना, उनकी सब्जी भाजी जो पुरानी है, जिनका कोई ना कहीं स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती थी, तो उनका एक थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन करना कि अरे इनको हम आज भी कैसे उपयोग कर रहे हैं। ये हम लोग आज जैविक या ऑर्गेनिक की जो बात करते हैं, ये उससे भी 100 गुना आगे हटके है। इनके यहाँ फर्टिलाइजर मतलब आज तक देखा नहीं इन्होंने, डीएपी खाद, यूरिया खाद क्या होता है ये देखा नहीं इन्होंने। और पहाड़ों पे खेती करते हैं तो ये बहुत प्योर है, हार्डली प्योर है, स्वास्थ्य के लिए अच्छे लोग हैं और भावनाएं बहुत अच्छी है। जी सही कहा। मतलब ये
आदिवासी संस्कृति जो है उसका मतलब कंजर्वेशन करना भी जरूरी है। जी अभी आपने बात करते वक्त एक वोकेशनल एजुकेशन के बारे में बात की। जी हमने सुना है कि यहाँ पर जो नई इमारत बनी है वहाँ का फर्नीचर और वेल्डिंग का काम नर्मदालय के बच्चों ने ही किया है। उसके जी साथ उन्होंने एक सोलर ड्रायर भी बनाया है। जी। तो ये वोकेशनल ट्रेनिंग जो है, टेक्निकल ट्रेनिंग, इसके बारे में कुछ बताइए। हमारा मतलब भारती दीदी इसके प्रेरणा स्रोत हैं इस कार्य के, निर्माण अभ्युदय के। तो उनका शुरुआत से ही हमको मार्गदर्शन होता था कि जो शिक्षा जो है हमारे भारतीय परिवेश में, शिक्षा का कोई शुल्क नहीं होता है। तो अपना जो नर्मदालय निर्माण अभ्युदय जो प्रकल्प है, इसमें किसी भी प्रकार का जो शिक्षण दिया जाता है, नॉन फॉर्मल है, फॉर्मल है, या वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में जो उनको दिया गाइड किया जाता है या शिक्षा दी जाती है, उसमें किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं है। दूसरा है कि यह है कि दीदी का कहना है कि हमारे जो गुरुकुल होते थे उनमें जीवन उपयोगी सारी शिक्षाएं दी जाती थी। मतलब किताब पढ़ना, उसको समझना, हमारे वेदों का अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन, हमारी संस्कार, हमारी संस्कृति और स्तोत्रों का पठन। फिर उसके साथ में जब हमारा आगे का जीवन होगा तो जीवन निर्वाह करने के लिए हमें कौन कौन सी विधाओं में पारंगत होना चाहिए या कौशल होना चाहिए हमारा। तो अभी आज के युग में जो है, मतलब वेल्डिंग है, कारपेंट्री है, फैब्रिकेशन है, में कई सारी गतिविधियां हैं, और प्लम्बिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, डेयरी फार्मिंग है, हमारे किचन में हम लोग क्या क्या नए पदार्थ कैसे करते हैं, ये सारी शिक्षा हमारे बेसिक जो एजुकेशन है उसमें ही हमने सम्मिलित किया है। और यही हमारा बच्चा जो चौथी पांचवी से लगा के 10वीं, अभी 10वीं तक है, तो इनमें स्टेप बाय स्टेप उनको शिक्षण देते हैं। मतलब बेसिक डीबी, मतलब बेसिक रूरल टेक्नोलॉजी में हम केवल स्विच बोर्ड का परिचय, ये कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, किसने बनाया है, फिर जब बड़ा होगा तो उसका उपयोग कैसे करना है, सावधानियां क्या होती है, फिर और आगे जाएंगे तो उसका क्या उपयोग में, और उसकी काम रिपेयर करना है तो उसको कैसे करना है, कहीं जगह लगाना है तो क्या, खरीदना है तो क्या, बेचना है तो क्या, ये नैतिक जो ज्ञान है उनको सब बेसिक उनको साथ में हम रख के काम करते हैं। तो अभी हमारे यहाँ के जो भवनों का निर्माण जिसे आप बता रहे थे, हमारे यहाँ जो भी भवन निर्माण होते हैं उसकी पूरी प्लम्बिंग, ये 3 मंजिला हो या 1 मंजिला हो, हमारे बच्चे करते हैं। मतलब ऊपर से लटक के काम करना, कहाँ नया हो सकता है, कहाँ नया का कुछ, कई सारे नए हमने वो किए हैं। जैसे दीवालों के बीच में 2 ईंटों के बीच में हमने फोम रखा है, तो उससे क्या होता है कि एक साउंड प्रूफिंग वाला काम होता है कि एक कमरे से दूसरे कमरे में आवाज नहीं जाएगी, बाहर का कोई शोर हमारे कमरे में अंदर नहीं आएगा। दूसरा, निमाड़ क्षेत्र है, यहाँ पर 47 डिग्री टेम्परेचर लगभग होता है हमारे यहाँ, 47-48 के आसपास में, तो काफी उसका टेम्परेचर उससे कम होता है। तो ये हमारे बच्चे उस विधाओं में काफी पारंगत हैं, और अभी छोटे से बड़े तक उसमें काम करते हैं। मतलब गुरुकुल पद्धति में हमारे भवनों का निर्माण होता है या संस्था का संचालन होता है। ये जीवन निर्वाह के लिए जो कौशल प्राप्त करने चाहिए ताकि स्किल डेवलपमेंट हो, और आगे जाकर अभी हम देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का कितनी प्रॉब्लम बढ़ी है। तो ऐसे अगर स्किल डेवलपमेंट पर अगर ज्यादा भार दिया जाए तो मतलब आगे जाकर युवाओं को रोजगार मिलने में भी आसानी होगी। जी इसके साथ ही वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ नर्मदालय में एक सिलाई केंद्र भी है जहाँ पर महिलाओं को रोजगार भी उपलब्ध होता है। जी तो सिलाई केंद्र के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। जी। एक बेसिक शुरुआती दौर ये रहा हमारे सिलाई केंद्र का कि जब अपने नॉन फॉर्मल सेंटर में बच्चे आते थे पढ़ने के लिए, तब उन बच्चों से हमारी चर्चा होती थी। दीदी खासकर लड़कियों और लड़कों से चर्चा करती थी, पूछती थी कि तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, माँ क्या करती है। तो बच्चों के सामने जब पहला प्रश्न होता था कि तुम्हारे पिताजी क्या करते थे, तो बहुत क्वेश्चन मार्क होता था, मतलब ब्लैंक हो जाते थे बच्चे, जवाब क्या दें। फिर वो थोड़ा सा कि बताओ ना क्या होगा, तो बोले हमारे पिताजी पत्ते खेलते हैं, ताश खेलते हैं। और माँ क्या करती है, तो खेत में मजदूरी करती है। कई बच्चे ऐसे हैं कि जिनके पिताजी नहीं है, तो उनका जो जीवन निर्वाह करने वाली या जो उदरभरण करने वाली उनकी माँ है, तो वो क्या कर रही है, कई विधवा महिलाएं हैं तो वो घर से बाहर नहीं निकल पा रही है। तो फिर उसी विषय पे काम करने की आवश्यकता लगी। तो दीदी ने कहा कि हम लोगों के यहाँ पहले रजाई होती थी, जो रुई का एक भर के हम रजाई सेल कर बनाते थे और गाँव में आसपास बेचते थे, और उसका जो पैसा होता था वो उन बहनों को हम देते थे कि ये इनका एक घर चल जाएगा।
और उसका प्रतिसाद इतना अच्छा मिला कि हमने कई सारे प्रोडक्ट तैयार किए, जैसे अभी दोहड़ है, गाउन है, टॉप है, छोटी बच्चियों का मतलब 1 साल से लगा के 10 साल तक की लड़कियों के लिए फ्रॉक हैं। कई सारे ऐसे 15-20 प्रोडक्ट तैयार किए और ये हमारी गांव की महिलाएं करती। इसके साथ में हम लोगों ने महिलाओं का जो एक ग्रुप, जो वृद्ध महिलाएं हैं, जो भी घर में बैठी है, कुछ काम नहीं कर सकती, घुटनों की प्रॉब्लम है, कमर की प्रॉब्लम है, वो न तो अपने सेंटर पे आ सकती है और न कहीं खेत में काम करने जा सकती है। अब दिन में क्या करना है, तो उनको हम लोगों ने उनके घर में जाके काम देते हैं, मतलब कपड़ा, धागा और ये सब देते हैं। वो स्मोकिंग का काम करके देती हैं और उसका हम जो परचेस करते हैं और उसको सेल करते हैं, उसमें जो भी बेनिफिट होता है वो उन दादियों को देते हैं हम, अजी जो होती हैं उनको। तो आज उन अजियों का भी बहुत अच्छा एक ग्रुप बन गया है हमारे गांव के आसपास गाँव में, तो वो बहुत अच्छा चल रहा है और उन बहनों को काम मिल रहा है। तो हम लोगों को एक सक्सेसफुल वही दिखता है कि यार इन बहनों के चेहरे पे आज जो खुशी है, कहीं ना कहीं हमारे छोटे से प्रयास के कारण। और खासकर इसमें मैं जोर देना चाहूंगा कि हमारे महाराष्ट्र में काफी योगदान है, क्योंकि हम लोग जो प्रोडक्ट तैयार करते हैं इसका सेल अधिकांश हम महाराष्ट्र में करते हैं, मुंबई, पूना, नासिक, औरंगाबाद, जालना, जलगांव। तो आज निर्माण अभ्युदय के प्रोडक्ट के प्रति इतनी श्रद्धा है, मैं यही कहूंगा, श्रद्धा ही कहूंगा, क्योंकि लोग देखते नहीं है उस प्रोडक्ट को। निर्माण अभ्युदय का है ना, नर्मदालय की बहनों ने बनाया है, तो हम जरूर खरीदेंगे। अभी उनके सही शादी पार्टी में जो गिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट करने के लिए हमारे प्रोडक्ट लेती हैं, तो एक काम के साथ में इनका जुड़ाव जो लोगों का है, उनको भी काफी उनका सहयोग काफी मिलता है हमको। काफी सराहनीय काम है आपका, मतलब सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं रखा, सामाजिक पूरा सोशल इंक्लूजन भी इसमें शामिल है। जी। तो काम करते वक्त अभी सबको तो पता है कि पिछले साल से कोरोना महामारी का एक प्रभाव दिख रहा है, तो शिक्षा के क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा प्रभाव दिखाई दे रहा है। तो इस पिछले साल के दौरान आपने मतलब काम कैसे किया, और शुरुआती दिनों में आपकी काम करने का क्या तरीका था, क्या दिक्कतें आई आपको इस काम करने में, इसके बारे में कुछ बताइए। शुरुआती दौर में तो कोरोना सबके लिए जो पहली बार का कोविड हुआ था, शुरू हुआ था, तो सबके लिए नया था। मतलब एक ये बीमारी होती है, सब बंद हो जाएगा, सबको अपने घर में रहना है और ये सारी चीजें हैं। तो हम लोगों को दिक्कत ये थी कि आसपास कहीं जा नहीं सकते थे। पर उस दौरान बहुत अच्छी चीजें, जैसे आपने कहा था कि बच्चों को शिक्षण के लिए क्या, तो हम लोगों के बच्चे इतने खुशनसीब हैं कि हमारे बच्चों, एक तो गरीब परिवार के, तो किसी के पास भी स्मार्टफोन नहीं है, तो हमारा कोई ऑनलाइन प्रोग्राम न पहले था और न हम आजकल कोई करते हैं बच्चों के साथ में, क्योंकि ऑनलाइन हम उनको, बच्चों, गरीब परिवार को यदि एंड्रॉइड खरीदने के लिए प्रेशर करेंगे तो एक नया बर्डन होगा, तो हम लोग कोई प्रेशर नहीं करते। दूसरा इसमें ये रहा कि जो इस बार हमको बच्चों के पेरेंट्स ने बोला है कि बच्चे जब अपने यहाँ से घर में गए हैं, हॉस्टल के बच्चे हैं या स्कूल डे बोर्डिंग के बच्चे हैं, वो जब घर गए तो घर में जब बैठते थे तो उन दूसरे स्कूलों के या अपने परिवार के दूसरे भाई बहनों से ये अलग रहे। हमने कहा कैसे अलग रहे ये, तो इनकी जो दिनचर्या है, सुबह से 5 बजे उठने की और रात को 9 बजे सोने की, एकदम फिक्स करके रखी। उठना है, प्रार्थना करना है, साफ सफाई अपने कमरे की करना है, अपना दैनिक काम करना है, नाश्ता है, फिर प्रार्थना है, गौशाला में है, अपनी स्कूल जाना है, शारीरिक व्यायाम है, शाम को शाखा लगेगी, खेल है और फिर दिन में कुछ पढ़ना है, अच्छा साहित्य पढ़ना है। तो बोले भाई साहब, बोले आपके बच्चे जो हॉस्टल के बच्चे हैं, ये घर में जब आते हैं तो हम लोगों को इनसे सीखने को मिलता है कि दूसरे बच्चे, दूसरे परिवारों के बच्चे मोबाइल लेके खेल रहे हैं और ये इन्होंने नए नए खेल अपने बनाए हैं, नए गाने, कविताओं को कुछ गाने गा रहे हैं, पहाड़े गा रहे हैं, हमारे यहाँ पहाड़े भी गाते हैं। तो हमको बड़ा शिक्षण के मामले में बड़ा चिंता का विषय नहीं रहा। हमारा विषय ये रहा कि जो गरीब परिवार हैं, उनको एक तो बेरोजगारी हो गई थी कि कोई काम नहीं मिल रहा था। दूसरा ये है कि यदि काम नहीं है तो उनके घर में खाने पीने की बहुत दिक्कत थी। तो कोविड काल में, दोनों कोविड समय में संस्था के माध्यम से, खासकर दीदी खुद अपना बाहर निकल के हमारे साथ में जाके ऐसे गरीब परिवारों को राशन दिया, उनके साथ में बातचीत की, नई नई सारी मतलब जो वहाँ की स्टोरीज उनकी थी कि गरीब परिवार है तो ये क्यों गरीब हैं, इनके घर में क्या समस्या है, तो वो बड़ा एक
हमारे लिए चिंता का विषय हो गया था कि अरे ऐसी कहानियों में भी लोग रह रहे हैं, इतनी तकलीफ हो रही तो भी लोग रह रहे हैं, मतलब हम लोगों को कुछ न कुछ सजग होकर काम करना चाहिए। फिर हमारी गौशाला का दूध काफी होता था, मतलब दोनों समय का हम लोगों की अपनी गौशाला में 40 लीटर दूध होता है। तो दीदी ने कहा कि हम बेचने से कोई मतलब नहीं है। तो कोविड काल में हमारे जो कार्यकर्ता थे, वो दूध की केटली लेके टांग के पूरे गाँव में घूमते थे, और जिनके यहाँ छोटे बच्चे होते थे, दूध पीने वाले, उनके हर एक के घर में निःशुल्क दूध देते थे। तो लोगों को एक विश्वास बना कि अरे इस समय में भी संस्था या भारती दीदी, इनके कार्यकर्ता हम लोगों के लिए सहयोग के लिए खड़े हैं, और आज भी निरंतर उस काम में हम लोग लगे। आपने जो मतलब ये इस लॉकडाउन के काल में जो काम किया है वो काफी सराहनीय है, जी, क्योंकि लोगों की इतनी निस्वार्थ सेवा करना, और नर्मदालय ने ये सेवा करके अपना एक ब्रांड बना दिया है। जैसा आप भी जी हाँ, आपने बताया था पीछे भी कि मुंबई पुणे में जब आपके कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं तो लोग बेझिझक वो खरीद लेते हैं, तो एक बिल्कुल, नर्मदालय एक ब्रांड बन गया है। तो जी। आगे बढ़ते हैं। भट्टयान में भी हमारी एक पाठशाला है, तो वो पाठशाला शुरू करने के पीछे क्या प्रेरणा थी और क्या विचार थे, उसके बारे में कुछ बताइए। बट्टैन की शुरुआत, मतलब वहाँ स्कूल शुरू करना या ऐसा नॉन फॉर्मल सेंटर शुरू करना, ऐसा कोई विचार नहीं था। एक बार दीदी और हम लोग एक प्रवास में थे, तो वहाँ मालूम पड़ा था कि एक कोई संत है, भूटान के हैं, जिनका पूर्वार्ध, संत के होने के पहले पूर्वार्ध भूटान का है। तो वो बोले वहाँ गाँव में वेदांत पढ़ाते हैं। दीदी को उत्सुकता लगी कि अरे गाँव में वेदांत पढ़ाने वाले आ सकते हैं, पर वेदांत को पढ़ने वाले कौन हैं? इस छोटे से देहात में वेदांत को समझने वाला कौन? तो दीदी और हमारे कार्यकर्ता एक गोलू करके हैं, वो गए। तो दीदी महाराज जी से परिचय कर रहे थे, तब तक हम अपनी गाड़ी, एक फोर व्हीलर है जेनियो, उसमें एक चॉकलेट का डब्बा रखा रहता है थॉमस से बच्चों के लिए खाने के लिए। तो उसने ऐसे ही 2-4 बच्चे आए तो उनको दे दिया। तो 2-4 बच्चों ने चॉकलेट ली, तब देखा कि अरे बच्चे चॉकलेट मिल रही है, तो उन झोपड़पट्टी जो भट्टियान जो सेंटर है अपना, वहाँ पर अभी 65 घर हैं, झोपड़ियाँ हैं। तो उनमें से कम 100 सवा 100 बच्चे बाहर निकले। तो एकदम गाड़ी के पास भीड़ हो गई। दीदी एकदम आश्चर्य लगी थी, अरे इतने बच्चे कहाँ से आ गए? क्यों आ गए? फिर महाराज जी से पूछा, महाराज जी इनकी शिक्षा का क्या है? तो महाराज जी बोले मैं तो सन्यासी हूँ दीदी, मेरे लिए तो शिक्षा या इनका कोई साधन ये करना मुश्किल है। आप कुछ कर सकते हैं तो देखिए। तो फिर हम लोगों ने थोड़ा-सा नॉन फॉर्मल सेंटर के लिए पहल की, तो गाँव वालों ने काफ़ी अच्छी रुचि दिखाई उसमें, और एक ज़मीन का काफ़ी बड़ा हिस्सा गाँव की जो है सरकारी ज़मीन थी, उन्होंने ग्राम पंचायत से संस्था के नाम पे की। और ऐसे ही संस्था के जब नाम पे हुई तो हम लोगों ने सोचा कि इस पे ग्रीन नेट डाल के पढ़ाएँ, तो काफ़ी समय तक ग्रीन नेट का एक शेड बना के वहाँ पर पढ़ाया। तो फिर वही हुआ कि मुंबई की एक दीदी आई थी, उन्होंने कहा कि दीदी ये ऐसे बच्चे को क्यों पढ़ाते हैं? तो दीदी ने एक साधारण सा उत्तर दिया जो यथार्थ सत्य था उस समय, कि मेरी हैसियत नहीं है कि इनको काफ़ी बड़े बिल्डिंग में बिठा के पढ़ाऊँ। तो मेरी हैसियत यही है कि इनको शिक्षा देना है। मतलब खूब बड़ा बिल्डिंग हो और ये वहीं शिक्षा मिलेगी, ये कल्पना नहीं है। तो उन्होंने भी बहुत अच्छा उत्तर दिया कि दीदी इन बच्चों की, ये गरीब हैं इसलिए इनको बिल्डिंग नसीब नहीं हो, ये मुझे समझ में नहीं आया। तो बोले हम क्या कुछ कर सकते हैं? तो दीदी ने उनको कहा कि आप देखिए आपके स्तर पे आप क्या कर सकते हैं। तो उनके गुरु परिवार ने, मतलब एक वो कोई किसी धर्म से थे, तो उनके गुरु परिवार के सभी भाई-बहनों ने मिलके अपनी भट्टान की स्कूल पूरी बना के दी उन्होंने। अब बनवाई अपन ने, उसका फंडिंग पूरा उन्होंने किया। बहुत सुंदर स्कूल बना है, 8 फीट की दीवार है, उसके ऊपर चद्दर डले हैं और एकदम नर्मदा किनारे है, जहाँ से एक ही वहाँ का सौंदर्य काफ़ी रोमांचक है कि एक ही सीटिंग से आपको सूर्योदय भी है और उसी सीटिंग से शाम को सूर्यास्त भी है। उन झोपड़पट्टी के बच्चे आते हैं, अपने पास पढ़ते हैं, उनका प्रार्थनाएँ होती है, स्तोत्र पठन होता है, ताकि उनके उन बच्चों की भाषा जो आदिवासी भाषा है, तो जो अपनी दूसरी भाषाएँ सीखते हो, तो उनका उच्चार स्पष्ट हो। स्तोत्र पठन का संस्था में केवल एक ही उद्देश्य रहा है कि बच्चों के उच्चार अच्छे होने चाहिए। जो हम किसी से संवाद कर रहे हैं, तो प्रॉपर समझ में आए, या हम लोग जो कहना चाहते हैं, हमारी भावनाओं का संप्रेषण अच्छा होना चाहिए। इस दृष्टि से वो होता है। तो आज मेरे को बताते हुए बड़ा हर्ष होता है कि उन बच्चों को
आज भी कोविड काल में भी से अभी दूसरी लहर का जो रहा, हमारे यहाँ बच्चों के 60 से 100 के लगभग अपनी संख्या रही भोजन में और पढ़ने में। उनको एक जगह एक हॉल में बिठाते थे डिस्टेंस पे, और उनको पढ़ाते थे, खेल होते थे उनके, और 4-5 घंटे होके फिर उनको घर वापस छोड़ देते, क्योंकि उनके घर में और अपने सेंटर में कोई गैप नहीं है। अपना सेंटर खत्म होता कि उनकी झोपड़पट्टी शुरू हो जाती है, तो दिन भर वो यहीं खेलते थे। तो हमने ऐसे दौरान उन बच्चों को वो किया, और आज बहुत अच्छे से बच्चे पढ़ते हैं। ये अच्छी बात है कि मतलब वहाँ पर बच्चों को एक फैसिलिटी अवेलेबल होगी बटेयान में भी। और जी। जैसा आपने बताया कि लोगों ने एक बिल्डिंग बनाने के लिए ये जी, शुरुआत की। तो अच्छा जी, काम अगर हम निस्वार्थ भावना से करने लगते हैं तो समाज के लोग जुड़ जाते हैं। जुड़ ये जाते हम हैं। ज्ञान सेतु के वॉलंटियर्स जब जाते हैं तो हमने भी ये अनुभव लिया है कि अच्छे लोग मिल जाते हैं सफर में जब आप अच्छी भावना से काम करते हैं। जी, आपका सफर काफी प्रेरणादायक रहा है। जी। आपके इस सफर में 10-12 साल लगभग आपने काम किया है। इसमें आपका सबसे यादगार किस्सा कौन-सा था? मेरा यादगार किस्सा में तो ये मतलब काफ़ी सारे हैं, हर चीज़ में, हर पहलू में एक नई चीज़ सीखने को, मतलब सब लोग बोलते हैं, जैसे अभी आप प्रोग्राम में शुरुआत में या अभी भी बोल रहे हैं कि आपने काफ़ी अच्छा काम किया है। पर मैंने आज तक ये समझा है कि मैंने इस काम से हर दिन एक नई चीज़ सीखी है, जो इन बच्चों ने सिखाई, जो इस परिवेश में सीखी है, जिस माहौल में सीखी है। तो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ यहाँ का, कार्यकर्ता कम हूँ, एक विद्यार्थी ज़्यादा हूँ। तो जो यादगार किस्से हैं, वो हर दिन के एक नए हैं, पर एक याद आती है अभी, जो नर्मदा जयंती उत्सव हुआ था हमारा 2020 में। और नर्मदा जयंती उत्सव के बारे में थोड़ा-सा मैं कल्पना दूँ कि भारत में एकमात्र नदी है जिसकी परिक्रमा होती है और उसका जन्मदिन सादर करना होता है, और उसका काफ़ी बड़ा उत्सव होता है। तो नर्मदा किनारे हर एक घाट पे, हर एक गाँव में लोग अपनी श्रद्धा से करते हैं, जिसको जैसा लगता है। निमाड़ अभ्युदय ने भी पिछले 3 साल से पहल की है, और इसको हमने शुरू किया है। तो उसी दौरान जब अपने यहाँ पर इस साल के इसमें 300 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था आने के लिए, कि 300 लोग आएँगे महाराष्ट्र भर से, महाराष्ट्र है, गुजरात से आए थे, कुछ छत्तीसगढ़ से आए थे। तो उन लोगों की रहने की, खाने की व्यवस्था पूरी प्रोग्राम की, कुछ जो मुख्य अतिथि जैसे अपनी माननीय लोकसभा सभापति सुमित्रा तई महाजन भी थी, पूना यूनिवर्सिटी के नितिन कलमरकर जी थे, जो डीन हैं। तो इनकी व्यवस्थाओं में जो कार्य होने की तैयारी चल रही थी 1 महीने पहले से, तो मुझे ऐसा लगता था कि हम बड़े कार्यकर्ता हैं, हमने ये लाइट की व्यवस्था देखनी है, हमने सोने की व्यवस्था देखनी है, भोजन की व्यवस्था देखनी, बड़ा गर्व होता था कि अरे, मैं बोलता था कि अरे हाँ, सब बोलते हैं बड़े भैया ये करना है, वो करना है। पर मैंने एक दिन जब देखा कि जब हमारी बैठक होती थी शाम को भारती दीदी के साथ में, और वो बैठक खत्म होने के बाद में मैं अपने बच्चों का हॉस्टल है ऊपर, तो मैं वहाँ गया, तो उनकी एक बैठक चल रही थी। तो मैं एकदम चौंक गया, मैं कह रहा इतने इकट्ठे होके क्या कर रहे हैं? फिर मैं धीरे से गेट के पास से जहाँ इनकी बैठक चल रही थी, वहाँ खिड़की के पास गया। मैंने देखा कि क्या बात कर रहे हैं? तो सब बच्चों के पास में अपनी स्कूल की नोटबुक थी, और सब अपना-अपना काम लिख रहे थे कि पानी की व्यवस्था में इतने हैं, उसकी टोली नायक ये है, बिजली की व्यवस्था में ये है, उसका टोली नायक ये है, उसके साथ इतने कार्यकर्ता हैं। निवास की व्यवस्था में, भोजन की व्यवस्था, इतनी सारी व्यवस्थाएँ जो हम लोग लिखते थे, उन्होंने हम लोगों से सुना, और उन्होंने खुद की बैठक तैयार की। और ऐसे हर चौथे 5वें दिन उनकी बैठक होती थी, मैं हर लगातार बैठकें उनकी छुप-छुप के देखता था। और बिल्कुल नियोजन इतना अच्छा था कि मुझे मतलब रोना आता था कि यार, हम अपने आप को बड़े कार्यकर्ता समझ रहे हैं, ये हमसे बड़े कार्यकर्ता हैं। और उनका नर्मदा जयंती के प्रोग्राम में पहले दिन हम लोगों के यहाँ 700 लोग रहे। कभी किसी के खाने की व्यवस्था में, स्टेज की व्यवस्था में, या मंच संचलन में, साउंड व्यवस्था में, निवास व्यवस्था में, पार्किंग में, या आने-जाने की व्यवस्थाओं में भी, कि मेहमान आएँगे तो उनका बैग कहाँ पहुँचाना है। ये तक व्यवस्था में हमारा 5 साल का बच्चा से लगाकर हमारे 50 साल के कार्यकर्ता सब सारे थे। और प्रोग्राम के आखिर में जब सब बैठक व्यवस्था,
तो 4 घंटे बाद कोई सब लोग कह रहे थे कि भैया आपके यहाँ इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, हमें मालूम नहीं हुआ, क्योंकि प्रोग्राम खत्म होते ही पूरा वाइंड अप हो गया। बोला हम लोग वाइंड अप करने में हमको 3-3 दिन लगते हैं, आपके यहाँ 4 घंटे भी नहीं लगे हैं। तो बड़ा उस दिन मतलब आंखों में आंसू भी थे, और दीदी के साथ बैठा था मैं, दीदी को मैंने सारी चीजें बताई। तो मतलब जितना श्रेय हम लोग दे रहे थे अपने आप को, उनसे कहीं ज्यादा हमने हमारे बच्चों को दिया। और वो बड़ा यादगार था कि कार्यकर्ता मोड किसी उम्र से नहीं आंका जाता सकता, या किसी शिक्षा से नहीं आंका जाता कि मैंने समाज कार्य में कुछ पदवी हासिल की है, या मैंने इसके साथ में रह के इतना समय काम किया है। ये बच्चे भी 5 साल का बच्चा भी या 12 साल का बच्चा भी काम कर सकता है। केवल आपको उसके अंदर बीज रोपण करना है, वो अपने आप अंकुरण करेगा और अच्छा कार्यकर्ता बनेगा। सही कहा आपने। बच्चे मतलब कभी-कभी हम बच्चों को सिखाने जाते हैं, लेकिन बच्चों से ही सीख कर आते हैं। जैसा अभी ठीक है, हमारे एक वॉलंटियर ने भी बताया था कि सही ज्ञान है, सेतु के वॉलंटियर जब जाते हैं, एक एक्टिविटी लेकर बच्चों को कुछ सिखाने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा उनसे ही सीख कर वापस आते हैं। बिल्कुल। तो बच्चों ने भी ऐसे ही आपसे मतलब देखकर सीख लिए। इसके बाद मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अ, हमारे जो ज्ञान सेतु के वॉलंटियर्स हैं, जैसे और युवक होते हैं, वो ग्राम विकास और शिक्षा के क्षेत्र में नर्मदालय से जुड़कर या और किसी संस्था से जुड़कर कैसे अपना योगदान दे सकते हैं? मेरा जैसे आपने बताया कि अभी युवा जो हैं सारे, जो कुछ काम समाज के लिए करना चाहते हैं, निमाड़ अभ्युदय नर्मदालय जैसे ज्ञान प्रबोधिनी नाम की संस्था है, जो आप जहाँ से पढ़े हैं, आप वहाँ के वॉलंटियर हैं। ये सभी एक ही पद पे काम करने वाली है। हम लोग जिस संस्था से जुड़े हैं, मतलब दीक्षा ली है, रामकृष्ण मिशन, जहाँ जिसके स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी रहे, उन्होंने एक बहुत अच्छा वाक्य कहा है, जतो मत ततो पथ। जितने मत हैं उतने पथ हैं, अपना पथ कौन सा है उसको संभाल के चलना है। तो मेरा युवाओं से यही कहना है कि समाज के हर हिस्से में काम की आवश्यकता है। आप अच्छा साहित्य पढ़ें, अच्छे लोगों की संगत में रहें, तो उनके अनुभव, उनके विचार हम लोगों को काम देते हैं। और निमाड़ अभ्युदय, ज्ञान प्रबोधिनी या स्वरूप वर्धिनी जैसी अच्छी संस्थाएं जो काम कर रही समाज में, तो काम छोटा है या बड़ा, कार्यकर्ता छोटा या बड़ा, नाम कितना बड़ा है, काम कितना बड़ा है, उसको ना आते हुए हम हमारी समझ से हमारे स्थानीय समाज में भी काम करना चाहें, तो किसी के साथ में भी जुड़ के काम कर सकते हैं। और समाज के हर युवा ने आगे होके काम करना चाहिए। आज हमको कोविड की पार्श्वभूमि पर यदि देखा जाए, तो आज समाज को एक आईना बताया है कि मौत कितनी आसान है, और कितनी आसान होने के साथ में आपके रिश्ते कितने प्रगाढ़ है, ये भी मालूम पड़ता है। हमने कई सारे कोविड काल में जब काम किया था, तो कई सारे ऐसे किस्से देखे कि खूब पैसा खर्चा किया उस व्यक्ति को बचाने के लिए, पर जब शरीर चला गया, प्राण चले गए शरीर से, तब उनको हाथ भी लगा नहीं रहते। तो हमारे वॉलंटियर ने, डॉक्टर्स ने, वहाँ के लोगों ने उनका अंतिम संस्कार किया, और ये सारी चीज जब हुई, तब मालूम पड़ा कि हमने समाज को क्या दिया है, तो समाज हमको क्या देगा। ये सीखा है आज समाज से। तो सारे युवा या बच्चे हैं या जितने भी लोग हैं, मेरी एक ही उनसे प्रार्थना है या निवेदन है कि समाज के किसी भी हिस्से में काम करें, जहां भी काम करें, अपना समर्पण भाव लगा। सही कहा आपने। जितना मतलब हम कर सकते हैं अपनी तरफ से, उतना हमें शुरुआत कर देनी चाहिए काम के लिए। एक अच्छी जी, भावना से काम करेंगे तो आगे जाकर और लोग भी जुड़ते जाएँगे और अच्छा काम होगा। जी, आपसे बातचीत करने के लिए अभी समय की पाबंदी को नज़र रखते हुए जी। मैं आपसे मतलब एक लास्ट का एक कहना चाहता हूँ कि आपका अगर और कोई एक्सपीरियंस हो, इसके बाद मैं क्वेश्चन तो नहीं पूछूँगा। आपका कुछ अगर एक्सपीरियंस हो जो आप बताना चाहते हैं, तो आप बताइए? अभी एक्सपीरियंस ये, जैसे अभी एक कोविड काल में जब हम लोग, मैं आपको बीच में जब बताया था, दो तीन चीजें हैं। जैसे एक हमारे बच्चे जब कार्यकर्ता जब जाते थे कोविड काल में गांव के लिए राशन के लिए बांटने के लिए, कि ऐसे कोई से परिवार है जिनको अभी घर से बाहर निकलने में समस्या है, या बूढ़े लोग हैं, तो उनको क्या देना चाहिए, क्या होना चाहिए।
हम लोगों ने किट तैयार किया था कि घर में कौन सी अभी जीवन उपार्जन के लिए, जीवन जीने के लिए कौन कौन सी खाने की वस्तुएं चाहिए, उसका एक किट बना के हम लोग भेजते थे गांव में, परिवारों में। तो उन परिवारों से जब बात होती थी तो ऐसे, मतलब एक मंडलेश्वर का एक किस्सा है कि दो पति पत्नी थे, बूढ़े थे, वो मुश्किल उनकी 4.5 फुट की एक झोपड़ी थी, हाइट बता रहा हूँ 4.5 फुट की। जब वो अंदर जाते थे तो बैठ के या ऐसे लेट के अंदर जाते थे दोनों पति पत्नी। छत नहीं थी उसकी, ताड़पत्री डली हुई थी, वो ताड़पत्री भी कई जगहों से फटी हुई थी। और उन्होंने, जब मैं हम लोग मिलने गए तब उन्होंने बताया कि, मैंने कहा अभी अभी तक आप क्या कर रहे हैं? तो बोले एक जो दादाजी थे वो तो आंख से अंधे थे, दादी जी थी बहुत बूढ़ी थी, वो वहीं थोड़ा सा कुछ पका के हमको खिलाती थी। तो बोलते थे कि एक कोई भैया आए थे, वो हमको कुछ चावल दे के गए थे, तो पिछले 15 दिन से तो हम नमक और चावल उबाल कर पी रहे हैं। तो मैंने कहा दादा आपने, तो बोले यहाँ कोई आता नहीं भैया, तो हम लोग किससे मांगने जाएंगे, और मुझे तो दिखता नहीं, तो मैं तो 2 4 5 कदम भी आगे जा नहीं सकता, और ये बूढ़ी है, तो बोले मेरे को छोड़ के जाती नहीं, तो जितने दिन जिएंगे राशन जो चल रहा है, मतलब ऐसी परिस्थिति में लोग हैं। दूसरा किस्सा जो एक है, एक काकरियाव नाम का गांव है, वहाँ एक थोड़ी सी मंदबुद्धि जैसे एक महिला थी, उनको देख के ऐसा लगा कि अरे थोड़ी सी पागल होगी, फिर भी राशन तो दे ही दे इनको कि खुद बना के गए। जब उनके बारे में पता किया आसपास से कि अरे ये कौन है क्या है, तब मालूम पड़ा कि जब वो, उनकी जब शादी हुई थी किसी के साथ में, तो उनके पति ने, इंदौर में रहते थे उन दोनों, तो बच्चे नहीं हो रहे थे उनको, तो उनको दूसरी शादी करनी थी। अब ये क्या होगा कि कैसे क्या होगा वो समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने उनको एक प्रलोभन दिया कि हम लोग नर्मदा जी स्नान करने चलते हैं, आज अमावस्या है। तो इंदौर से वो खलगाट के यहाँ नर्मदा जी के वहां पर आए और बोले हम पूल से पूजा करते हैं। जब पूल से जब पूजा कर रहे थे तो उनके पति ने उनको धक्का मार दिया, और वो जब गिरी तो वही मछली मारने वाले लोग खड़े थे, तो उन्होंने, मतलब बोट में थे उनकी, उन्होंने उनको तुरंत निकाला, तो उनको चोट वोट आई। जब तक ये मिस्टर तो भाग के चले गए, जांच पड़ताल हुई, जब उनका ये हुआ कि अरे ये पास के गांव की रहने वाली है, तो सिर में चोट आई थी, उससे वो मंदबुद्धि हो गई। तो आज भी वो महिला बेचारी उसकी याद में अकेली जी रही थी, कुछ नहीं था घर में खाने को, तो भी कुछ उबाल के पी लेती थी, कुछ रोटी बना के ऐसे ही सूखी रोटी खा लेती थी। उनके साथ जब बातचीत हुई तो वो हुआ कि अब कैसे आप जी रहे हैं, क्या करें, तो उनको ऐसा जीने का अभाव नहीं था कि वो इतनी खुश थी कि उनकी खुशी हमारे से देखती, मतलब मेरे को खुद को लग रहा था कि हम इतने पढ़े लिखे लोग हैं, फिर भी हम इतने खुश नहीं है, हमारे पास साधन है तो भी हम खुश नहीं है, हम परिवार के साथ में रहते हैं तो भी हम खुश नहीं है। जो ये महिला है खुश है, तो उसका कारण ये है कि उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। तो ये समाज में काम करते समय हमको काफी ऐसे प्रेरणा स्रोत मिलते हैं कि जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये सारी यादें हैं इन कार्यकर्ताओं के साथ की, ये आपके साथ में मैंने शेयर। आपकी यादों से मतलब हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला और काफी प्रेरणादायक सफर रहा है आपका। और आप और भारती दी, आपकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कमी है इस काम के लिए। और मैं श्रोताओं को ये भी बताना चाहूंगा कि भारती दी ब्लॉग भी लिखती है और उनकी 2 किताबें भी पब्लिश हो चुकी है, तो वो आप पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन यूट्यूब पर भी अवेलेबल है।